हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल हर संडे की तरह इस संडे भी लेकर आया हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। अब बाहर तो सिचुएशन खराब है ही, उसके अलावा जो तूफान है, पता नहीं कौन सा तूफान है, साइक्लोन वगैरह कुछ बोलते हैं, उसकी काफ़ी ज़ोरों शोरों से हवा चल रही है। इसलिए मैंने ये लोकेशन चुना, घर के अंदर आपके लिए इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। खैर आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पिछले 2 संडे से मेरा कोई संडे कमेंट बॉक्स नहीं आ पा रहा था, कुछ कामों में जो है वो बिजी हो गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब भी मैंने कुछ चुनिंदा ही सवाल लिए हैं, क्योंकि जो सवाल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को मैंने उठा लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपके आए रहते हैं और हर किसी सवाल को जो है प्रैक्टिकली जवाब देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा समझ लिया करो आप। तो पहला जो सवाल है वो पूछा है अक्षय फन, और इन्होंने लिखा है, सर मेरा HF डिलक्स लेके 1 महीना हो गया है, अभी 712 किलोमीटर हो गया है। फर्स्ट सर्विसिंग के लिए अभी लॉकडाउन की वजह से शोरूम बंद है। 500 से लेकर 750 तक किलोमीटर होने तक जो सर्विसिंग है वो होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो 712 हो गई है किलोमीटर तक चल सकता हूँ उससे ऊपर। आपका जो है अक्षय जी, मैं सवाल समझ गया। देखो ऐसा होता है, अभी कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों में, कुछ एक्सेप्शनल कारणों के साथ आपका अगर जो सर्विस है वो थोड़ी देरी से भी हुई तो भी चलता है। अभी ये लॉकडाउन का समय पूरी दुनिया जानती है, तो शोरूम वाले भी जानते ही होंगे, ऑब्वियसली उनको भी पता होगा। उनको आप सीधा सीधा बता सकते हो कि लॉकडाउन था, शोरूम्स बंद थे, इसलिए मैं नहीं आ पाया, सिंपल है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, सोचा जाए, जो सर्विसिंग है वो 500 से लेकर 700 750 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए पहली। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके क्या यूँ समझ लो खराब प्रभाव अपनी गाड़ी पे पड़ सकते हैं। देखो ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आपका यूज़ काफ़ी सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा हेवी नहीं है, जैसे आप नई गाड़ी है थ्रोटल घुमाते जा रहे हो, भगाते जा रहे हो, ऐसा नहीं है, सिंपल सोबर सा यूज़ है, तो आप 800-900 किलोमीटर तक भी चला सकते हो। लेकिन चलाना मत, इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाती है एक्सेप्शनल केसेस में तभी, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि गाड़ी को फर्स्ट सर्विसिंग तक या फिर पहले 1000 किलोमीटर तक जो स्पीड है 40, 45, 50 के बीच में ही क्यों चलाना चाहिए। नए पार्ट्स होते हैं, इंजन के वेयर एंड टेयर होते हैं, जो इंजन ऑयल होता है वो भी कहीं ना कहीं शुरू में ज़्यादा जो है उसका थिकनेस थिन होने लग जाता है। कई सारे रीज़न है, उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो अब आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मेरे एंड से यही है, सीधा सीधा बता दो आप, जितना हो सके शोरूम वालों को सीधा सीधा बता दो आप कि ये रीज़न था इसलिए मैं नहीं ला पाया। जितना हो सके उतनी गाड़ी कम यूज़ करो, लॉकडाउन है, कहीं बाहर तो आप नहीं जा पाओगे। फिर भी अगर कोई इसेंशियल सर्विसेज में आपकी जॉब है, काम करते हो, कई गाड़ी लेकर के जानी पड़ रही है, तो ऐसे केस में आप थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हो। जितना हो सके उतना उसका कम यूज़ करो, जितना हो सके उतना सॉफ्ट यूज़ उसका करो, जितना हो सके उतना रेव मत करो, रेसिंग मत दो। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, मोरल बताऊँ, तो आप सिंपल सा सोबर सा यूज़ करना है, ज़्यादा उसे मत भगाना, शायद आपकी गाड़ी में ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। तो मेरे हिसाब से यही है। बाकी बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है मिर्ची स्टेटस। इन्होंने लिखा है, सर मेरे पास TVS रेडॉन है, मैं उसका इंजन ऑयल चेंज किया, मगर मैं होंडा का 10W30 यूज़ किया है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा प्लीज़ सर। अब देखो ऐसा है कि अगर TVS रेडॉन आपके पास है, अगर आपकी गाड़ी पहले 3 सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपने ग्रेड चेंज कर दिया, ग्रेड तो वही है 10W30, ब्रांड चेंज कर दिया, प्रॉब्लम कोई नहीं होनी है। लेकिन अगर आपने सर्विसिंग से पहले, मतलब जो 3 सर्विसिंग होती है फ्री सर्विसिंग कंपनी की, उसके पहले ही किसी दूसरे ब्रांड का ऑयल डाल दिया कंपनी को बिना इन्फॉर्म करे, यानी कि जो सर्विसिंग वाले होते हैं वही चेंज करते हैं, पहले सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग में ऑयल तो वही चेंज कर देते हैं। अगर आपने वैसा किया है तो सर्विस डेड हो जाती है आपके गाड़ी की। एक बात ध्यान में रखना, तीनों सर्विसिंग कंपनी के मुताबिक ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी ये प्रूफ होता है कि हाँ इस बंदे ने हमने जैसे कहा वैसे ही किया है, गाड़ी का मेंटेन वैसा ही रखा है गाड़ी को। अब अगर उनके अगेंस्ट में जाकर हम घर पे रिपेयर कर लेते हैं या फिर घर पे ऑयल चेंज कर लेते हैं या फिर घर पे कुछ खोल खाल करके, तो वहाँ पे सर्विस डेड होने के चांसेस रहते हैं। फिर आगे चल के जब गाड़ी में कुछ दिक्कतें आने लग जाती है तो हम वापस से उनके पास जाते, तब हमें ये सारी दिक्कतें ठीक कराने में प्रॉब्लम आती है। वो सीधा सीधा कहते हैं सर्विसिंग वाले, सर्विस सेंटर वाले, कि भाई हमारे मुताबिक आप नहीं चले, ये गलती आपकी है, और वो आपके ऊपर डाल देते हैं।
तो इस सब से बचने के लिए एक ही रास्ता है, कंपनी वाले जैसे कहते हैं वैसा करो, जो ऑयल डालते हैं डालने दो। ऐसा नहीं है, मतलब वो एक्चुअल जो ग्रेड होता है, जो कंपनी का मैनुअल बुक में लिखा हुआ होता है, वही ऑयल डालते हैं। उससे अलग ऑयल डालते हैं तो आपको उनको रोकना चाहिए। वही जो मैनुअल बुक में ग्रेड होता है उसी को जो है डालना चाहिए। तो अभी आपने दूसरे ऑयल ग्रेड डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। होंडा का भी चलता है, बजाज का भी चलता है, मोटुल का भी चलता है, किसी भी कंपनी का ऑयल चलेगा, ग्रेड सेम होना चाहिए। ग्रेड सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। 10W30 ही चाहिए, बाकी कंपनी कोई भी हो चलता है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपने मेरे हिसाब से 10W30 TVS का कुछ रेसर ऐसा कुछ ऑयल आता है, माइंड से स्किप हो रहा है, वो बेटर है आपके लिए। अगर आप नेक्स्ट टाइम ऑयल चेंज करो तो इसको निकाल करके उसे डाल देना, जो कि अच्छा रहेगा। काशीनाथ सपकाल और ये लिखते हैं, पाटिल साहब नमस्कार, मुझे एक बात क्लियर करो, होंडा शाइन 125 वर्सेस बजाज पल्सर 125 नियॉन, दोनों में कौन सा अच्छा है? मैं आपके वीडियो देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ, क्योंकि आपका एक्सप्लेन करने का तरीका सही है। प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो, मुझे मजबूत और क्वालिटी वाले वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। इनका सवाल है कि दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी पिक करना है इनको, होंडा की ओर से आने वाली SP 125 और जो बजाज की ओर से आने वाली नियॉन 125 जो कि पल्सर है। देखो सिंपल सा जवाब है मेरा, आपका यूज़ क्या है, किस तरह से, मतलब आपका अगर सिटी में यूज़ है, विलेजेस में यूज़ है, जो खेती खलियान वगैरह उस साइड में आपको ज़्यादा जाना पड़ता है, गाड़ी पर ज़्यादा वेट बिठाना पड़ता है, आपको रफ टफ हेवी बाइक चाहिए जिस पर आप 2 बंदे भी बिठा सकते हो, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, जो खड्डे वगैरह होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं, पॉटहोल्स, तो मैं पल्सर आपको सजेस्ट करूँगा। आपका वेट यूज़ अगर बहुत ही ज़्यादा रफ है, मतलब आप स्टंटबाजी पसंद करते हो, रफ यूज़ करते हो, गाड़ी को स्पीड में चलाते हो, मैक्सिमम मतलब मेजरली यही है, अगर स्पीड में चलाते हो, कॉर्नरिंग आपको पसंद है, कहीं ना कहीं आपको जो 150 सीसी का एक्सपीरियंस 125 सीसी में लेना चाहते हो, तो पल्सर मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। इसके अगेंस्ट अगर आपका सॉफ्ट यूज़ है, आप ज़्यादा स्पीड में नहीं भगाते हो, आपको माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए आपको, उसके अलावा सस्पेंशंस भी आपको ठीक ठाक चाहिए, सिटी में मैक्सिमम यूज़ है आपका, गांव खेड़ों में इतना यूज़ नहीं है आपका, तो फिर आप ESP ले सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि पल्सर के रियर टायर और जो ESP है उसका रियर टायर दोनों में फ़र्क है। पल्सर का कर्व वेट और ESP का कर्व वेट दोनों में फ़र्क है। टायर ज़्यादा ब्रॉड होने से कॉर्नरिंग और स्पीड आप अच्छे से चला सकते हो, जो कि ESP में नहीं है। कर्व वेट ज़्यादा होने से हाई स्पीड पर गाड़ी स्टेबल चलती है, पावर टू वेट रेशो इसका भी कैलकुलेशन रहता है, उस हिसाब से पल्सर में थोड़ा अच्छा सा जो है मैनेज करा गया है ESP के मुकाबले, तो इसलिए मैंने वो सजेशन दिया। और अगर वैसे जैसे मैंने कहा अभी थोड़े टाइम पहले, सिटी यूज़ है, सॉफ्ट यूज़ है, ज़्यादा आपका दूर नहीं जाना होता है, माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ESP 125 की ओर जा सकते हो। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कुछ सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो सपकाल जी, मैं आपको जवाब दे दूंगा। धनंजय लील के ये पूछते हैं, कुछ यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि हीरो की नई गाड़ी यों की बिल्ड क्वालिटी घटिया है, जो आपने सर्विस सेंटर में वीडियो बनाया वो बताते हैं, सेम बजाज के लिए भी तो ऐसा है। देखो मेरी राय इन्होंने पूछी है कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। जब से गाड़ियाँ BS6 में आई हुई हैं, BS6 का जो FI वाला सिस्टम है उसे बनाने में खर्चा लगा हुआ है, और वो खर्चा इतना लगा हुआ है कि अगर गाड़ी में पूरी पहली वाली बिल्ड क्वालिटी हो, पहले वाले सारी चीज़ें हो, BS4 का उठा करके BS6 अगर आपको मिल रहा है, तो जो कार्बोरेटर था वो FI के मुकाबले सस्ता था। BS6 बनाने में खर्चे लगे हुए हैं, तो उन खर्चों को मैनेज करने के लिए पहली चीज़ तो प्राइस बढ़ाई गई है। प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी जो कंपनी का मुनाफा होता है वो नहीं निकल पाया, इसीलिए कुछ जगह पे कॉस्ट कटिंग भी करी गई है। मतलब गाड़ी को अंडर प्राइस रखने के लिए कंपनियों ने मेरे हिसाब से 2 चीज़ें करी है। पहली तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा दी है, और जो कॉस्ट कटिंग है वो भी करी हुई है। मतलब समझो 70,000 की कोई गाड़ी मिल रही थी BS4 में, अब वो 75,000 की हो गई BS6 में आने के बाद, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उसकी कुछ और ही है, ज़्यादा है बनाने की। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं, मैन पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो स्पेयर पार्ट होते हैं उसको मंगवाने के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कुछ जो सारा लेखा जोखा होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, तो वो कहीं और ज़्यादा है।
मान लो वो 70,000 है, गाड़ी पूरी 70,000 में बन के रेडी हो गई, कंपनी का मुनाफा भी तो चाहिए उसमें, तो उसमें फिर उन्होंने 5,000 बढ़ा दिए, 75,000 हो गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ऐसा ही होता होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फिर 75,000 भी थोड़ा सा जो है डाइजेस्ट होने वाली चीज़ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, फिर कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी। जैसे बॉडी पैनल्स में प्लास्टिक पैनल है वो कुछ हल्के मटेरियल के लगाना शुरू कर दिया। जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो पहले अलग मटेरियल के आते थे, अब थोड़ी अलग मटेरियल के आने लग गए हैं। जो साइड पैनल्स होते हैं गाड़ी के वो पहले ज़्यादा हार्ड क्वालिटी का आया करता था, अब थोड़ा सॉफ्ट क्वालिटी का दे दिया गया है। तो यही चीज़ें हैं, कहीं पे कॉस्ट कटिंग करी है, कहीं पे थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई है, ये कुल मिला करके थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा, अच्छा मुनाफा, ज़्यादा नहीं कह सकते, ठीक ठाक सा मुनाफा कंपनी अपने आप को लेने को और साथ ही ग्राहकों को सस्ती कीमतों पर अच्छी गाड़ियां प्रोवाइड करने का मोटो उन्होंने रखा हुआ है। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं हीरो की जो पहले आया करती थी वो अब नहीं है। मैं मानता हूँ स्प्लेंडर जो है, HFD जो है, जो BS4 में मिला करती थी, BS4 से पहले जो मिला करती थी वो भाई लाजवाब थी, जो कि आज की गाड़ी है उसे कभी बीट नहीं कर पाएगी, ना ही पैशन प्रो की। साथ ही बजाज का अगर मैं बताऊँ तो इतना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं है, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी थोड़ा सा कम है। अगर मैं पल्सर की बात करूँ 125, 150 का ही मॉडल उठा करके रख दिया है और फिर इंजन चेंज कर दिया है, खर्चा बिल्कुल कम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस हिसाब से उन्होंने बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करी हुई है। प्लैटिना हो गई, CT 100 हो गई, इन सभी में कहीं ना कहीं वही चीज़ें करी गई है और यहाँ पे ई कार्बोरेटर दिया गया है, इसलिए ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आती है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी सी अच्छी शायद देखने को मिल सकती है। हीरो की भी वही चीज़ है, थोड़ी सी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अब की बिल्ड क्वालिटी जी हाँ थोड़ी सी कम नज़र आती है, जो कि ट्रुथ है, सच्चाई है। तो ऐसा है कि आप जब मार्केट में जाओगे तो सोच समझ कर कोई गाड़ी लेना। अगर लेना चाहते हो, मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सवाल पूछो, जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विन शाहपुरकर ये पूछते हैं, इट कैन गो लद्दाख विथ पिलियन, आई एम फ्रॉम बेलगाम कर्नाटका, ओके, आई एम प्लानिंग लॉट होंडा यूनिकॉर्न BS6। यूनिकॉर्न से आप लद्दाख जा सकते हो या फिर नहीं, इनके पास 2020 वाली गाड़ी है यूनिकॉर्न की, होंडा यूनिकॉर्न, बट 150 सीसी की गाड़ी है। आप लद्दाख क्या पूरे भारत में घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। और वैसे भी यूनिकॉर्न ये काफ़ी रिलायबल गाड़ी है। हाँ, मैं मानता हूँ जो 150 आया करती थी उसके मुकाबले 160 इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा करके प्राइस जस्टिफाई नहीं हो रही है उस यूनिकॉर्न को, फिर भी लोग ले रहे हैं क्योंकि उसका नाम है, ब्रांड पे बेची जा रही है वो यूनिकॉर्न। क्लासिक लुक है, अच्छी लुक है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, माइलेज भी अच्छा मिलता है, कॉर्नरिंग अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, आप आराम से जा सकते हो। बस लद्दाख मैं जा चुका हूँ एक बार, वहाँ पे क्या होता है ना, जो ज़्यादा सीट हाइट वाली गाड़ियाँ होती है तो आपको बार बार पैर जो है आपके नीचे टिकाने पड़ते हैं, मतलब रास्ते खराब होते हैं, कहीं पे मिट्टी होती है, कहीं कीचड़ होता है, कहीं पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसमें से जब टायर्स चलते हैं आपके तो गाड़ी डिसबैलेंस होती है। ऐसे में आपका इधर या फिर इधर गिरने का चांस होता है। अगर आपकी हाइट कम है, 5.5 फीट से भी कम है, तो आप कम सीट हाइट वाली गाड़ियाँ लेके जाओ, आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज मैं यूनिकॉर्न के लिए भी यही सजेशन देना चाहूँगा, अगर उसके नीचे हाइट है तो इस गाड़ी को आप लेकर जा सकते हो, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से उसे हैंडल करते हो। अदरवाइज गिरने का चांस रहता है, पीछे सामान भी रहता है, हमारा लद्दाख पास में तो है नहीं, बहुत दूर है, तो कई तरह की ऐसी चीज़ें होती है। तो सीट हाइट के हिसाब से आप मैनेज करके जा सकते हो, बाकी गाड़ी आराम से जा सकती है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंजन ऑयल भी आपको पहले चेंज कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप निकल सकते हो। तो खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। रेगुलरली वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ ही यहाँ पे जो 2 वीडियोस आपको नजर आ रहे हैं उनमें भी आप जाकर देख सकते हो, काफी अच्छा नॉलेज मैंने दे रखा है ऑटोमोबाइल रिलेटेड। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।